जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरव कुमार और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि यूपीएससी, यूपी उत्तर प्रदेश पेड सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। और ये बुक है हमारी राजपाल सर की। सबसे पहला टॉपिक है अध्याय फर्स्ट, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। आज हम इसकी थ्योरी वो करने वाले हैं, थ्योरी। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। पहला पेज आपके सामने है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं मूलभूत परिचय। हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो आपका है ये उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाषा वाक्य शब्दों से एवं मूल शब्द ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका दिखाई देता है, पंडित कामता गुरु के अनुसार भाषा क्या है। तो वो है आपकी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप यानी स्वयं समझ सकता है। पंडित गुरु कामता प्रसाद के अनुसार ये बोला गया है। दूसरा टॉपिक क्या आता है, भाषा के रूप अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के मुख्य 3 रूप माने गए हैं। कौन कौन से रूप माने गए हैं हम दिखाते हैं आपको। पहला रूप है आपका मौखिक भाषा। इसका ये है परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या का रूप मौखिक भाषा होती है। जब मनुष्य आमने सामने बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हम एक दूसरे से कोई भी बात करते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी आती है हमारी लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि लेख लिखना, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी इत्यादि मौखिक भाषा हो गई। एक आपकी होती है सांकेतिक भाषा, जिसको हम इशारों से चलते हैं। जिन संकेतों द्वारा बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। नोट करके लिखिएगा, कुछ विद्वान भाषा के केवल 2 रूप मानते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। अब आपका महत्वपूर्ण बिंदु 1, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु आपका मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपकी ध्वनि है मौखिक भाषा की। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता परीक्षाओं में। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आपकी वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो वर्ण है, जिसको हम अक्षर बोलते हैं। और आपका वर्ण अवाया वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात
ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आया हेडिंग हमारी अगली। हेडिंग क्या कहती है हमारी? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण यानी अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अनुवृत्ति। ठीक है, ध्वनि हमारा मौखिक होता है, ये वर्ण हमारा लिखित होता है। अगला चलते हैं, तीसरे नंबर पर आता है आपका शब्द, पद, वाक्य एवं अनुवृत्ति का विस्तृत परिचय। शब्द क्या है? यानी वर्ड। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे हम शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कमल, नयन, चयन आदि। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आपका पद। पद टर्म, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। कैसे कहते हैं वो भी आप समझिएगा। उदाहरण के तौर पे आपके लिए है मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट। यह वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। जो हमने लिखा था मोहन क्रिकेट खेलता है, इसके 4 वर्ड हैं मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये वाक्य में प्रयुक्त होने पर तो इनको पद कहते हैं। आया वाक्य, सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पूर्णतम इकाई निम्न में से पूर्णतम इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन में वाक्य हो सकता है। उदाहरण, मोहन कल विद्यालय जाएगा। मोहन कल विद्यालय जाएगा। यहाँ पर है आपका एक और विशेष ध्यान दें, यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि यह निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करता। ठीक है, अगला टॉपिक वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। पहला होता उद्देश्य, दूसरा होता विधेय। बात बिल्कुल सही। पहला है आपका वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यदि वाक्य में हम किसी के बारे में कहते हैं या किसी फ्रेंड के बारे में कह रहे हैं तो हमारा एक उद्देश्य है। जैसे कि हमने बोला राहुल होशियार विद्यार्थी है। उदाहरण नंबर 2 ले लो, अभय परीक्षा हॉल में बैठा है। उपयुक्त वाक्य में राहुल और अभय उद्देश्य हैं। हम बोल सकते हैं कि प्रमोद क्रिकेट खेलने गया है, इस तरीके से बोल सकते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाए तो उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है। दूसरा, राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय है। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो पे मेरे 1000 कमेंट आ गए और 1000 लाइक तो मैं पूरी किताब इसी तरीके से नोट्स में कराऊंगा, पूरी A to Z किताब राजपाल सर की। अनुवृत्ति। अब आता अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध
स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण तथा विशेष्य में होता है। ये हमारा आगे काम होने वाला है। अगला, हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास क्रम। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न फंसता ही है आपका। तो पहला क्या है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पहला प्रश्न तो आपको यहीं से बन सकता है डायरेक्टली। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय, यहाँ से आपको प्रश्न बनता है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। यदि आप इसको 2 बार देख लेंगे तो उसके बाद प्रश्न लाओगे ना तो आपके 90% प्रश्न सही जाएंगे। अगला चलते हैं, 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा, अब यहाँ से आपके प्रश्न ही प्रश्न बनने वाले हैं, ये टॉपिक है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, फारसी भाषा का शब्द निम्न में से कौन सा है, या हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका प्रयोग ईरान के निवासियों यानी ईरानियों ने किया था। इसका जो प्रथम प्रयोग था, यहाँ पे प्रथम लिखना भूल गए हम, प्रथम प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या आदि जननी या देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको संस्कृत वाला बहुत अच्छा पूछा जाता है कि निम्न में से आर्य भाषा कौन सी है, तो इस तरीके से पूछ सकता है, लेकिन हमको ध्यान रहना चाहिए। अब ये है विशेष ध्यान देने योग्य बात है। कैसे, देखिएगा। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में हमारे केवल 8 स्वर थे। कौन कौन से थे? अ, आ, ई, उ, ए और ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। दूसरा, आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं। अपभ्रंश में ढ और ण व्यंजन नहीं थे। इनका विकास आदिकाल में हुआ, इसको ध्यान रखना। अब आया बहुत ही अच्छा टॉपिक, भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, टॉपिक में चलते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। यह था, पहली आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक होती हैं, जिसमें आपकी वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत या संस्कृत, यह आपकी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी आपकी आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो आपकी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक थी, जिसमें पहला था हमारा पाली प्रथम प्राकृत, जो आपकी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब तीसरे नंबर पर आता है आपका अपभ्रंश, जो कि हमारा तृतीय प्राकृत कहलाता है एक तरह से।
तो ये आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। नंबर 3 पे आती है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1000 ईसा पूर्व से अब तक मानी जाती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के विभिन्न रूपों जैसे कि शौरसेनी, मागधी, अधमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्र एवं पैशाची से विकसित हुई हैं। अगला चलते हैं, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? प्रश्न अच्छा पूछा जाता है यहाँ से भी। पहले आपका संस्कृत आई, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अब नीचे कुछ आपको अवहट्ट के बारे में दिखाई दे रहा होगा, तो आपका अवहट्ट के संबंध में विशेष टिप्पणी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट नाम देते हैं, तो कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता से मिलता है। ध्यान रखना, यहाँ प्रश्न है बहुत अच्छा। अवहट्ट नाम का स्पष्ट उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दोहा दिया था, हाँ तो ये था, देसिल वैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। अब ये आपका भाषा ताल का एवं धार्मिक संबंध, क्रम संख्या या भाषा और विशेषता एवं धार्मिक महत्व। यहाँ से आपका प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो संस्कृत आपकी देववाणी भारत की सबसे प्राचीन आर्य भाषा है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। प्रश्न बनता है पाली किस धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा। या इस तरह से पूछ सकता है कि अब निम्न में से बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो आप लिख सकते हो पाली। दूसरा होता है आपका भगवान बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो वो पाली। और इस तरीके से पूछा पाली भाषा में किसने उपदेश दिए? तो भगवान बुद्ध। यानी दो तरीके से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है आपकी। अगला आता प्राकृत। प्राकृत आपका है जैन धर्म की भाषा। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। चौथा आता है अपभ्रंश, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, हिंदी की जननी। हिंदी ये हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। आकृति संरचना के आधार पर स्थिति क्या है? आकृति मूलक आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट, यानी जिसको हम श्लिष्ट भाषा कहते हैं। आगे चले हम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनने वाला पूरा प्रश्न आपका। संस्कृत आपकी संयोगात्मक भाषा है। ध्यान रखना, संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक। दूसरा पूछे अंग्रेजी कैसी भाषा है? तो अंग्रेजी हमारी वियोगात्मक भाषा है। विश्व में स्थान, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान एवं चीनी को मंदारिन भी कहा जाता है, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न चलते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा के रूप में हिंदी क्या दशा है या क्या वो है? राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्य प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं।
राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक राजभाषा संबंधी ऐतिहासिक तिथियाँ। यहाँ से आपका प्रश्न कंपलसरी बनने वाला, कंपलसरी है। 14 सितंबर 1949 हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 26 जनवरी 1950 हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसी दिन से भारत में राजभाषा नीति लागू हुई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देवनागरी लिपि का परिचय एवं विशेषताएं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। दूसरा, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंद नागरी भी कहा जाता है। प्राचीन नागरी यानी देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ था। ये सभी प्रश्न याद रखने वाले हैं। आप वीडियो की तरफ जाओगे तो कुछ नहीं, इसको मैं स्लोली लेकर चलूँगा। अगर आपको देखना है तो आप दूसरे चैनल भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इनके पूरी थ्योरी और पूरा प्रैक्टिस करा दूँ। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का एक परिष्कृत रूप है, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला पॉइंट क्या है? जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ध्यान रखना ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं। वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ तथ्य। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि है, कोई दिक्कत नहीं। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत यानी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसा उच्चारण होता है उसे वैसा ही लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। अगला, शब्दों को सुंदरता प्रदान करने हेतु शिरोरेखा यानी टॉप लाइन का प्रयोग किया जाता है। टॉप लाइन जो ऊपर वाली लाइन होती है, शिरोरेखा बोलते हैं उसको। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं एवं उनकी लिपियां हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषा हमारा ये भाषाएं हैं, तो ये हमको दिखाने वाले हैं। जो हमारी हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। संस्कृत देवनागरी लिपि, कोंकणी देवनागरी लिपि में, डोगरी देवनागरी लिपि में और नेपाली बोली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये 22 भाषाएं हैं। बोडो भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बोडो देवनागरी लिपि में। अगला, मराठी बोली आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैथिली बोली भी तिरहुता एवं देवनागरी में। अगला है संथाली, तो आपकी देवनागरी में और ओलचिकी में। अगला है गुजराती।
वो आपकी गुजराती में लिखी जाती है और देवनागरी में लिखी जाती है। कश्मीरी बोली फारसी में, अरबी में, देवनागरी और शारदा लिपि में। बहुत अच्छा है, कश्मीरी वाला भी बहुत पूछा जाता है। सिंधी, सिंधी कहाँ लिखी जाती है? फारसी और अरबी में और देवनागरी में। असमी आपकी असमिया भाषा में ही लिखी जाती है। उड़िया आपकी उड़िया में लिखी जाती है। उर्दू फारसी, अरबी और देवनागरी में। कन्नड़ आपके कन्नड़ में लिखी जाती है। तमिल तमिल में, तेलुगु तेलुगु में और पंजाबी आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। गुरुमुखी में, पंजाबी आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। और बांग्ला आपकी बांग्ला बांग्ला में। अगला, मणिपुरी बोली आपकी मैती भाषा में लिखी जाती है, जबकि मलयालम आपकी मलयालम में ही लिखी जाती है। ये हमारी 22 भाषाओं का हमने आपको करा दिया। अब अगला टॉपिक चलता है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि पूछे जा सकते हैं, जिनसे प्रश्न बनता है। पहला आता वैदिक संस्कृत। यह प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। इसे वैदिक तथा छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आद्य भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। अगला, वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ यानी वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। अब यहाँ पे आपको 53 करने पड़ेंगे, चूँकि एक विशिष्ट व्यंजन बढ़ गया है ला। यहाँ पे जिसमें कुल स्वर यहाँ पे 13 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं 11 हैं और कहीं आपके अंग और आ हैं, दोनों विसर्ग में दे रखे हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। लौकिक संस्कृत, इसे केवल संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि, ये ध्यान रखना, वाल्मीकि जी की रामायण में देखने को मिलता है। संस्कृत को देववाणी एवं हिंदी की आद्य जननी भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक तो ठीक है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही एक सरल रूप है। अगला चलते हैं। भाई पाली भाषा। पाली भाषा क्या है? पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश से मिलता है। दीपवंश, ठीक है, दीपवंश, जहाँ इसका अर्थ है बुद्ध वचन। पाली शब्द का पहला व्यापक प्रयोग बुद्ध घोष की कथाओं से मिलता है। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। ध्यान, कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। अब आया आपका प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। भरतमुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। अगला पेज 10वां नंबर, राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेदवार विवरण। संसद एवं विधानमंडल में भाषा संबंधी अनुच्छेद। भाग 5 का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख करता है। भाग नंबर 6 अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला कंपलसरी है कि किसकी अध्यक्षता में
राष्ट्रपति ने डेट देगा किस आयोग का गठन किया। काका कालेलकर नागी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। अनुच्छेद 343 से 351 का संपूर्ण विवरण मैंने कुछ चार्ट में बनाया है, किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पहला है अनुच्छेद 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा अनुच्छेद 343(2) संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। तीसरा अनुच्छेद 345 प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 346 पत्रादि की राजभाषा एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य और संघ के बीच संवाद की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय विधेयकों अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 क्या कहता है, भाषा संबंधी प्रविधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अगला टॉपिक अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण यानी शिकायत निवारण बोलते हैं इसे, हेतु अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा। 50A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा या शिक्षण से संबंधित प्रावधान। 50B भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। अब ये 351 का है, हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए निर्देश। अब आपको 11 ये हो गया। अगला देश में शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज। संस्कृत तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम एवं ओडिशा को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। आगे हाल ही में असमी मराठी बंगाली पाली एवं प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाएं की कुल संख्या 11 हो गई है। जो हम ये राजपाल सिंह सर की हिंदी कर रहे हैं वो हमारा 6वां संस्करण है। भाषा के विभिन्न रूपों में अंतर। क्या क्या अंतर है, पहली भाषा आपकी राजभाषा में अंतर देखेंगे हम अभी। राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा, ठीक है। राज्यों को अपनी अपनी भाषा है, हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषाओं में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापन या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या राष्ट्रभाषा का प्रयोग करता है। अगला राष्ट्रभाषा, पहला हमारा हो गया राजभाषा, दूसरा आती है राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा के समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को सम्मोहन करने की शक्ति होती है। नोट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को औपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, इसका ध्यान रखना। अगला टॉपिक चलते हैं,
संपर्क भाषा। भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का आशय जनभाषा से है। अगला, संपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। विभिन्न भाषाभाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भाषा के प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला चलते हैं 39वें, जो हमारा लास्ट पेज है। अब हमारे मातृभाषा। मातृभाषा होती है माता की भाषा। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। अगला जो एक हेडिंग है महात्मा गांधी का अमर कथन, वो सुनिएगा। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बहुत अच्छी बात की है महात्मा गांधी जी ने। तो आज की जो एक क्लास है ये यहीं पर है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में पूरा हो जाए, एक क्लास पूरा हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।